बच्चों, आज हम आपको भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? भूमि सुधार टीनेंसी रिफॉर्म काश्तकारी सुधारों से में काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाना, उनसे उचित लगान वसूल करना तथा उनकी बेदखली से रक्षा करना शामिल है। काश्तकारी सुधार भूमि सुधारों के आवश्यक अंग होते हैं और इनका संबंध काश्तकारों के कल्याण से होता है। इस प्रकार भूमि सुधारों का दायरा काश्तकारी सुधारों से अधिक व्यापक होता है। स्मरण रहे, यानी कि भूमि सुधार का तात्पर्य क्या है, ये आपको जानना अति आवश्यक है। भूमि सुधार को भूमि को समतल बनाना, भूमि को समतल करके उसकी घास पात हटाकर खेती करने के लायक बनाना आदि नहीं है। यानी कि भूमि को सुधार करना, इसमें भूमि को कृषि के लायक बनाना, भूमि को समतल बनाना इत्यादि बातें शामिल नहीं है। जबकि इसका अर्थ ये है कि भूमि के संबंधों लैंड रिफॉर्म में परिवर्तन लाना, यानी कि सरकार के द्वारा भूमि और किसानों के बीच में, कृषक के बीच में संबंध किस प्रकार से सुधारे जाए उसके बारे में बनाना है। और भूस्वामी और काश्तकार के बीच भूमि के संबंध सुधारने से बदल जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका क्या महत्व है, भूमि सुधारों का क्या उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है। तो हम ये जानकर मालूम हुआ कि निर्धनता उन्मूलन करना, यानी कि गरीबी दूर करना, कृषिगत उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, यानी कि गरीबी दूर करना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना और कृषि आधुनिकीकरण का, यानी कि कृषि को आधुनिकीकरण के द्वारा, यानी कि आधुनिक तरीके से कृषि करना इत्यादि इसमें जो शामिल है। अब इसका क्या महत्व है, महत्व को हम जानने के लिए देखेंगे कि विभिन्न बिंदुओं के अनुसार कि भूमि सुधार से क्या फायदा है हमें, तो यह भी कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हम सीधा सीधा संबंध देखेंगे कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी कि इससे कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होती है और कृषि वृद्धि होने के साथ साथ इसमें सामाजिक न्याय प्रणाली भी संगत होती है। यानी कि सुधारों का उद्देश्य दूसरा ये है कि समाज में सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक परिवर्तन आए, भूमि व्यवस्था में सभी को लाभ मिले, भूमि का बंटवारा समान अनुपात या उसके हक के अनुसार मिले। इसके बारे में ये विभिन्न प्रकार के समय स्वतंत्रता के पश्चात की जो स्थिति थी, जमींदारी प्रथा, मालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, इन प्रथाओं का, इनमें जो शोषण होता था, इनमें सुधार लाया जाए और इसमें कृषि को उन्नत बनाया जाए और कृषकों की दशा को सुधारा जाए। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रयास किए गए। अब हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भूमि सुधार की अनेक नीतियां अपनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में समय समय पर परिवर्तन लाए गए, विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए और इन अधिनियमों के माध्यम से भूमि का सुधार किया गया। अब इसमें खास तौर से भूमि सुधार की प्रगति किस प्रकार से मानी जाएगी, तो हम इसको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत बांट सकते हैं। पहला, मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति, यानी कि मध्यस्थों का बीच में दखलंदाजी देना। इस प्रकार से काश्तकारी सुधार, लगान अधिनियम, भू धारण की सुरक्षा, यानी कि जिसके पास भूमि है उसने उसके नाम
जो भूमि है उसकी जो है सुरक्षा की जाए। खुद कास्ट भूमि का पुनर्गठन किया गया। काश्तकारों को भूस्वामी बनने का अधिकार दिलाया गया। जोतों पर सीमा निर्धारण यानी कि भावी जोते, फ्यूचर होल्डिंग और वर्तमान जोत प्रेजेंट होल्डिंग यानी कि लैंड सीलिंग का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। कृषि का पुनर्गठन किया गया यानी कि कृषि की जो दशा है उसको सुधारने के लिए चकबंदी, भूमि के प्रबंध और प्रयोग में कुशलता लाने के संबंध में कानून, सहकारी कृषि, भूमि मजदूरों को भूमि का वितरण करके बसाना, भूदान आंदोलन, इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से भू सुधार की प्रगति के बारे में आपको बताया गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सीमा निर्धारण है इसमें किस प्रकार की दिशा में प्रगति हुई। तो विभिन्न प्रकार से इससे राज्यवार अनेक प्रकार से सीमाओं का निर्धारण किया गया और अनेक राज्यों में भूमि की सीमा का वितरण सही ढंग से हो, सभी लोगों को भूमि का प्रयोग करने का अधिकार मिले और किसानों को अच्छी प्रगति हो। इस प्रकार से ये जो चकबंदी जो प्रोग्राम चला वो चकबंदी प्रोग्राम उसकी प्रगति महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में बहुत तेजी से हुई। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा सरकार के द्वारा समय समय पर भूमि का सुधार किया गया। और आज हम देखें कि इतना करने के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी अभी भी किसानों की क्या दशा है, क्या स्थिति है, उनकी क्या प्रगति हुई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो कमी रही वो रही कि कृषि कानून योजना काल से लेकर के भूमि सुधार संबंधी कानूनों में जो अड़चनें आई उनमें कानूनों के बीच में और किसानों के बीच में मध्यस्थों की समाप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए गए उनमें विभिन्न प्रकार की असंतोषजनक क्रियान्वयन की वजह से यानी कि उनको लागू करना, कानूनों को लागू करने में विभिन्न प्रकार की असुविधाएं हुई और उनमें उनको सही ढंग से लागू कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि कानूनों की पेचीदगी और विभिन्न प्रकार के कानूनों में तालमेल न होना, इस प्रकार से ये एक अड़चन का कार्य बना। और इसके बाद जाली सहकारी कृषि समितियां यानी कि फर्जी सहकारी समितियां बन गई, जो कि बड़ी बड़ी कृषि समितियां भूस्वामियों के नाम बनाई गई और वो छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को, मजदूर किसानों को उनको उसका लाभ नहीं दिया गया। इस प्रकार से इसके बाद हम कह सकते हैं कि काश्तकारों और बटाईदारों की अभी भी शोचनीय दशा बनी हुई है। यानी कि काश्तकार और बटाईदार है जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, वो काश्तकारी कानून को लागू करने में बहुत बेदखल करना पसंद नहीं करते थे और अपना हक दूसरों को देना स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार से ये विभिन्न दशाओं से ये नहीं संभव हो पाया। इस प्रकार ऊंचे लगान पिछली 2 दशाब्दियों में भूमि संबंधी कानून तो काफी बने, अंशतः लागू भी किए गए, लेकिन आज भी कुल कृषि के क्षेत्र का बड़ा भाग काश्तकारी प्रथा टीनेंसी के अंतर्गत आता है। लगान प्राय कानून द्वारा निर्धारित सीमा से काफी ऊंचे देखने को मिलते हैं। भूमि संबंधी कानूनों में वास्तव में अनेक प्रदेशों में काश्तकारी के कुछ रूपों को तो मिटा दिया है, उस स्थान पर अनौपचारिक और दमनकारी फसल बटाई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से सीमा निर्धारण के कार्यक्रम में भी काफी देरी हुई और इसके बाद कुछ लोग इस क्रांतिकारी परिवर्तन से बचने के लिए, भूमि सुधार कार्यक्रम से बचने के लिए अनेक रास्ते अपना लेते हैं और इस
इन रास्तों को अपनाने से भूमि के सुधार में काफ़ी अड़चनें आती हैं। इसके वितरण भूमि के वितरण में परिवर्तन का अभाव है, यानी कि भूस्वामित्व में अभी तक इतना परिवर्तन नहीं आया है। अब इसके जो कारण हैं, यानी कि भूस्वामी के जो इस प्रकार से ये कम प्रगति हुई, भूमि सुधारों में कम विकास हुआ, इसके मुख्य कारण क्या रहे? सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति का काफ़ी अभाव रहा। काश्तकारों और अन्य शोषित वर्गों द्वारा सरकार पर दबाव, राजनीतिक संगठन की कमी, यानी कि सरकार के ऊपर राजनीतिक संगठनों का काफ़ी दबाव अभी भी बना हुआ रहता है। और कानूनी अड़चन तो इसके बारे में है ही, प्रशासनिक अड़चनें भी इसमें काफ़ी आती है। भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड रखने में अभी भी जो है काफ़ी परेशानी आती है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि भूमि के सुधार के लिए विभिन्न से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एकीकृत प्रोग्राम है, उनका भी काफ़ी अभाव है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमि संबंधी जो कानून है, उनको जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, या क्या नाम से जो कह सकते हैं कि ये कानून है, इनको एकीकृत करने में काफ़ी अड़चनें आती है और इनको एकीकृत करना इतना आसान नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि भूमि सुधार के लाभ करने के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो भूमि सुधार को लाभ करने के लिए आवश्यक कानून, भूमि रिकॉर्ड में कंप्यूटरीकरण एक के लिए केंद्र चालित स्कीम तैयार की गई। साथ में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने और भूमि रिकॉर्ड की अद्यतन अपडेटिंग करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय भूमि सुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRNP का नाम बदलकर डिजिटल भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRNP कर दिया गया। 27 राज्यों और संघीय प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड ROR का ये काम पूरा कर लिया गया। इस पर सरकार काफी धनराशि व्यय कर रही है। 21 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इससे भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में काफी मदद मिली। 31 जुलाई 2011 के अंत तक भूमि में रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन में सुदृढ़ीकरण, भूमि रिकॉर्ड के अपडेटिंग के संबंध में धीरे धीरे प्रगति हुई। अब इसके लिए सबसे पहले इसके लिए काफ़ी कुशल प्रशासनिक मशीनरी को तैयार किया जाए, ताकि कुशल मशीनरी जब तैयार होगी तो रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी, उसको कंप्यूटरीकृत करने में काफ़ी मदद मिलेगी और पूरा रिकॉर्ड को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। भूमि सुधार अदालतें का भी काफ़ी विकास किया जाना चाहिए। भूमि सुधार के लिए वित्तीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से ये व्यवस्था की है, सरकार को चाहिए कि असहाय और निर्धन लोगों को विभिन्न अत्याचारों से मुक्त करे। सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, उनमें काफ़ी निर्बल और निर्धन लोगों को काफ़ी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से भूमि के अब तक नवी अनुसूची में 222 भूमि कानून को शामिल किए जा चुके हैं। इसी में 27 भूमि सुधार कानूनों को और शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब भूमि सुधार और तकनीकी परिवर्तन दोनों में इस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो हमारे विचार से तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि सुधार के साथ साथ तकनीकी परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। साथ साथ तकनीकी परिवर्तन कंप्यूटरीकृत किया जाना भूमि सुधारों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जब भूमि का रिकॉर्ड व्यवस्था अच्छी होगी, भूमि की लगान संबंधी व्यवस्था अच्छी होगी और भूमि के मालिकाना हक संबंधी व्यवस्था अच्छी होगी, तभी हम जो है भूमि के सुधारों की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी भूमि के सुधार के संबंध में काफ़ी बातें की जानी आवश्यक है। थैंक यू।